टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आज टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या मतलब, कितने तरह के स्टैटिस्टिक्स होते हैं? 2 तरह के स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। स्टैटिस्टिक्स को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, लेकिन उससे पहले हम कुछ टर्म्स देखेंगे कि जो है स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स में अगर हम टर्म्स देखें तो एक टर्म आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आता है तो पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज का डेटा, कोई भी चीज, अगर किसी चीज को आप एनालिसिस करना चाहते हो, स्टैटिस्टिकली एनालाइज करना चाहते हो, तो उसके जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे तो वो सारे के सारे पॉपुलेशन काउंट करके पॉपुलेशन कहलाता है। ये जरूरी नहीं कि आदमी ही हो पॉपुलेशन। अगर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस धान का करना चाहते हैं, धान के फील्ड से, तो धान के फील्ड में जितने भी धान के पौधे होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन कहलाएगा। ठीक है, एक जगह का एक पॉपुलेशन, अगर दूसरे जगह रहा तो दूसरा पॉपुलेशन रहेगा। पूरा ग्रुप को, अगर मान लीजिए हम आपकी क्लास को ये करना चाहेंगे, एनालिसिस करना चाहेंगे, तो आपका क्लास पूरा का पूरा जो है एक पॉपुलेशन होगा। आपकी क्लास में कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना हो हमको, तो वो हमें एक पॉपुलेशन, मान लीजिए हमें करना है कि कितने बदमाश है आपकी क्लास में, ओके, और कितने बेकार बच्चे हैं, तो हमें एनालिसिस करना होगा मान लो, तो हम पूरे के पूरे बच्चों को लेंगे, वो उसको कंसीडर करेंगे, तो वो पॉपुलेशन कहलाएगा। ठीक है, और उसी तरह सैंपल है। सैंपल क्या होता है? पॉपुलेशन से कुछ लोगों का समूह को निकाला गया, कुछ समूह को निकाला गया। हम पूरा का पूरा स्टडी एक साथ नहीं कर सकते। मान लीजिए धान के इसमें हम नाइट्रोजन का प्रभाव देखना चाहते हैं धान के पौधों पर, तो हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन का अपना डोज रहेगा, नाइट्रोजन हम देंगे धान के पौधों को, और पौधों का जो पैरामीटर्स होगा, लंबाई, चौड़ाई, यील्ड, वो सब कैलकुलेट करेंगे, है ना। लेकिन अब हम सारे पौधे का, मान लो 1 लाख पौधे हैं धान के फील्ड में, या 15,000, तो सबका तो नहीं ले सकते हैं ना, सबका सैंपल नहीं ले, सबका वो पैरामीटर्स मेजर नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करो, रैंडमली, मतलब रैंडमली अपना कुछ पौधे सेलेक्ट करते हैं। कुछ पौधे सेलेक्ट करेंगे, तो जो कम पौधे सेलेक्ट किए वो कहलाता है सैंपल। ठीक है, तो सैंपल जो है पॉपुलेशन का एक सबसेट है। सबसेट मतलब एक पार्ट है, उसका कुछ हिस्सा है जो सब निकाल लेते हैं उसको। ठीक है, तो सैंपल पॉपुलेशन का हिस्सा होता है। पॉपुलेशन सारे जितने भी इंडिविजुअल्स हुए, इंडिविजुअल इंसान नहीं, कोई भी चीज जिस पे हम आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है, ओके। और जो साइज ऑफ सैंपल हमेशा पॉपुलेशन से छोटा होगा, ऑब्वियसली पॉपुलेशन से ही साइज निकाला जा रहा है, सैंपल निकाला जा रहा है। ठीक है, तो वो हमेशा छोटा होगा आपको पॉपुलेशन से। अगर हम आपको समझना चाहे फिगर से कि क्या होता है पॉपुलेशन, तो देखिए ये पहला पॉपुलेशन वाला है जिसमें हमने इतने लोगों का एक समूह बना रखा है, इतने लोगों को हमको स्टडी करना है एक पर्टिकुलर एरिया का। तो उसमें से क्या है ना कि जितने भी चीजें हैं, इन चीज इसलिए बोल रहे हैं, थिंग्स इसलिए बोला जाता है कि जरूरी नहीं कि आदमी अपने आदमी का फोटो बनाया, कुछ भी हो सकता है जिसको हम स्टैटिस्टिकली एनालिसिस कर रहे हैं। पौधे भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको, ये पॉपुलेशन है। इनमें से हम रैंडमली मतलब हम ये नहीं कि इन्हीं को लेना है, बस रैंडमली गए किसी पे हाथ रख दिए तो वो निकाल लिए, तो उनमें से कुछ को अलग कर लिए कि हम इनको ही स्टडी करेंगे, तो वो सैंपल है। ठीक है, यही आप देखना चाहिएगा अगर, तो ये देखिए, ये हो गया आपका पॉपुलेशन, है ना। ये पॉपुलेशन हो गया, ये सैंपल हो गया। यही पॉपुलेशन में से हमने मान लीजिए कुछ लोगों को, ये इनको चुन लिया, इनको चुन लिया रैंडमली, इनको चुन लिया, इनको चुन लिया, इनको चुन लिया, इनको चुन के हमने अपना अलग सेट बना लिया है। तो ये सेट था पॉपुलेशन का एक। इसी सेट से एक सब सेट बनाया गया, जो एक पर्टिकुलर सेट का दूसरा सेट होता है। एक सेट अगर किसी पर्टिकुलर सेट से निकाला गया तो उसको पहले सेट का सबसेट बोला जाता है। ठीक है, तो सैंपल हो गया, एक सबसेट हो गया पॉपुलेशन का। ठीक है, ओके, इसको आप समझ गए। अगर हम अब इसमें आए, ये तो आप समझ गए पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन का स्टडी किया जाता है। और पॉपुलेशन का स्टडी किया जाता है किसके हेल्प से? सेट के। सब जानता था किया है। पॉपुलेशन का स्टडी किया जाता है आपको सैंपल बना करके। ओके, अगर हम आ जाए तो स्टैटिस्टिक्स में, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप देखते होंगे, कभी किसी चीज को परसेंट में बनाते हैं, कभी इन्फ्लुएंस करते हैं कि भैया ये चीज स्टैटिस्टिकली गलत है, ये चीज स्टैटिस्टिकली सही है। अगर हम पूरा डेटा से बताएं कि ये इतना परसेंट हुआ, ये इतने लोग अच्छे हैं, ठीक है, तो हम वहां पर 1% में या फिर मीडियन मोड हिसाब से कि इतने लोग
यहाँ पर या इतना पौधा जो है अच्छा मिला है हमें, ठीक है, या ये इतना डोज जो है देने से नाइट्रोजन का यील्ड अच्छा होता है। तो दोनों में फर्क है। दो नाइट्रोजन का यील्ड, नाइट्रोजन का हम दे रहे हैं आपको, न्यूट्रिएंट दे रहे हैं आपको, तो यील्ड बढ़ा, तो हम इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं कि हमें नाइट्रोजन का अलग अलग डोज देने से पता चल रहा है कि इसका यील्ड अच्छा हो रहा है। और एक होता है परसेंट, इस क्लास में इतने परसेंट अच्छे बच्चे हैं, तो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको। तो इसी हिसाब से स्टैटिस्टिक्स को दो पार्ट में बांटा जाता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं किसी पॉपुलेशन को, और एक होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जिसमें हम किसी पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस पे मतलब उसका इन्फ्लुएंस निकालते हैं कि या डिस्क्राइब करते हैं, उसको बताते हैं कि ये चीज अच्छा है या ये चीज करने से अच्छा होगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और इसमें अगर हम एक एक करके पहुंचे आगे, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूजेस डेटा, ओके, डेटा यूज करता है। डेटा हम आगे देखेंगे किसको बोलते हैं डिफिनेशन, लेकिन डेटा आप समझते हो, जो भी आप मेजरमेंट ले रहे हो या जो भी वैल्यू कहीं किसी पॉपुलेशन से, सैंपल से निकाल के आ रहा है, उसको डेटा बोलेंगे। प्रोवाइड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉपुलेशन, अगर हम सैंपल का कोई डेटा यूज करके कुछ बता रहे हैं तो वो उस पॉपुलेशन के बारे में बताएगा। मतलब क्या है ना, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है और मीडियम ड्यूरेशन क्रॉप है मान लो, तो हम क्या करेंगे, कुछ पौधों को निकाल के लगा के देखेंगे पौधे की कितने दिन तक उगे, तो हम बोलेंगे मीडियम ड्यूरेशन क्रॉप है। तो पूरा का पूरा पॉपुलेशन के लिए वही हो जाएगा कि ये मीडियम ड्यूरेशन क्रॉप है, ठीक है। इस क्रॉप की हाइट इतनी है, अगर हम 10-15 पौधों को नाप लें तो एवरेज हाइट निकालेंगे। एवरेज हाइट निकालने मतलब हम बोलेंगे इस वैरायटी का प्लांट का हाइट इतना आ रहा है, ठीक है। तो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि पूरा का पूरा पॉपुलेशन इस हाइट के आसपास है। हम बोलेंगे आपके क्लास में मेजॉरिटी ऑफ बच्चे बदमाश हैं, तो क्या करेंगे हम सारे बच्चों को रिजल्ट देखेंगे, या बेवकूफ है पढ़ते नहीं है बोलेंगे तो, या बोलेंगे अच्छे हैं, तो क्या करेंगे रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट निकाल के देखेंगे, बोलेंगे सारे के सारे बच्चे एवरेज, सारे बच्चों का मार्क्स अगर निकाल के देखें तो एवरेज आएगा 60%। हम बोलेंगे कि इस बैच के बच्चे जो हैं 60% अच्छे हैं, है ना। कैसे? तो वो 60% में ही आप, कुछ हो सकता है 60 अच्छे भी होंगे, कुछ खराब भी होंगे, लेकिन एवरेज उसी के रेंज में आ रहे हैं। तो ये डिस्क्राइब कर रहा है किसी चीज को, स्टैटिस्टिक्स आपकी क्लास हो तो वहां पर पॉपुलेशन को, पूरे के पूरे पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर दे रहा है, ठीक है। ये जो है ग्राफिकल समरी भी देता डेटा का, आप ग्राफ में बना सकते हो, इतने लोग इतने परसेंट, इतना परसेंट पे इतने लोग हैं, इतने परसेंट मार्क्स पे इतने लोग हैं, इतने परसेंट मार्क्स पे, ऐसे पाई चार्ट भी बना सकते हैं, ओके, या फिर लाइन ग्राफ बना सकते हो। उसी तरह इसमें क्या होता है, यूज सिंपली यूज्ड फॉर समराइजिंग ऑब्जेक्ट्स, सब ऑब्जेक्ट को समराइज किया जाता है ना। हम क्लासरूम में, अगर आपकी क्लासरूम का एवरेज हाइट लें तो मान लीजिए हम बोलेंगे 5 फुट 5 इंच का एवरेज हाइट आ रहा है आपकी क्लास में बच्चों का, तो ये समराइज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, सारे ऑब्जेक्ट को, कि सारे ऑब्जेक्ट इसी रेंज में आ रहे हैं, इसी मतलब हाइट के एवरेज में आ रहे हैं, कुछ इससे ऊपर होंगे कुछ उसमें, लेकिन सारे के सारे मिलके क्लास का हाइट इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें कि दो कैटेगरी में बांटते हैं, अगर हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं तो इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। अभी आगे डिस्कस करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, अब हमने बताया कि आपकी क्लास का मैंने हाइट लिया है, हाइट लिया तो क्या बोल रहे हैं उसमें कि सारे बच्चे का हाइट नापा गया, सारे बच्चों का नहीं तो कुछ एवरेज, कुछ बच्चों का सैंपल निकाल के, अगर बहुत बड़ा आपका पॉपुलेशन है, मान लीजिए 120 बच्चे हैं, तो हम 120 बच्चे का हाइट नापना मुश्किल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसमें से 20 बच्चों को निकाल लेंगे, 20 बच्चों का हाइट नापेंगे रैंडमली, इन्हें कि चुन चुन के लंबों को खाली निकाले या चुन चुन के छोटों को निकाले, ऐसा नहीं है, रैंडमली निकालेंगे, किसी को तुम आ जाओ तुम आ जाओ तुम आ जाओ, ठीक है। तो इससे बायसनेस कम होता है, तो रैंडमली निकाल कर आएंगे, बोलेंगे इन 20 बच्चों का हाइट नापेंगे और उसके बाद हाइट से हम एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकालेंगे तो पता चलेगा इस क्लास का एवरेज हाइट इतना है। तो क्या हुआ, एक सेंटर की तरफ आ रहा है, जो हमारा जो कैलकुलेशन करने का टेंडेंसी क्या है, वो हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं।
एवरेज की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो ये कहलाता है, इस तरह के मेजरमेंट को हम बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें क्या क्या आता है, मीन आता है, आगे डिस्कस करेंगे। मीन क्या होता है, एवरेज वैल्यू होता है सारे सैंपल का, ठीक है। या मीडियन होता है, तो मीडियन क्या होता है, बीच का पॉइंट होता है। जरूरी नहीं कि आपको सारे एवरेज निकाले, जो बीच का पॉइंट रहेगा, आगे हम डिस्कस करेंगे, मीन मीडियन मोड भी बताएंगे आपको। और मोड होता है जो सबसे बड़ा, जो सबसे ज्यादा नंबर वाला डेटा है आपके इसमें पॉपुलेशन में, उनको लेकर के हम चलते हैं। तो ये क्या है, ये बीच का ही वैल्यू बताता है हमेशा, है ना, बीच का वैल्यू बताता है। तो यही होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, चाहे इसमें एवरेज या मीन मीडियन मोड आता है। ओके, अगर सेंट्रल टेंडेंसी में, तो देखिए इस तरह से हमें, अगर डेटा आपका बहुत ही अच्छा होता है, मतलब एग्जैक्ट अगर उसका डिस्पर्सन सही से रहता है, तो पहला वाला फिगर है, कहेंगे पहला, ये देखिए कुछ, अगर हम लोगों का ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए आपके क्लास से हाइट से लेना शुरू किए, ठीक है, मान लीजिए हाइट बनाना शुरू किए, तो यहाँ पर नंबर, इधर हमने नंबर डाला, नंबर ऑफ कितने बच्चे आपको इतने हाइट पे आ रहे हैं, हमने शुरू किया आपको 5 फीट, ठीक है, 5.1 5.4, मान लो 6 फीट तक गए हम यहाँ, ये हो गया मान लो 5.5 पे आ गया आपको, मान लो यहाँ पर 5.5 पे आपको यहाँ पर इंच पे आ रहा है बीच में, है ना, 5 से 6 के बीच में मीन आएगा, एवरेज है क्या आएगा। अब हम उनमें सब बच्चों को डालेंगे, तो कुछ बच्चे आपको 5 फुट के आएंगे, 5 6 के आएंगे, तो उनका ग्राफ बनाएंगे, तो एक ऐसा ग्राफ आता है पूरा। या हो सकता है कि कुछ बच्चे आपके इसमें 5.5 से कम के रेंज के हो, ठीक है, 5.5 की रेंज से कम के हो, तो देखिए इधर ज्यादा नंबर आ रहा है, मतलब 5.5 हाइट से कम वाले ज्यादा बच्चे हैं, तो आपको ग्राफ चेंज हो जाएगा। दूसरा वाला ग्राफ जो है, ये वाला इस तरह का ग्राफ आएगा। और अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर हाइट के बच्चे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पहले तरह का ग्राफ आएगा। अब हम पहले तरह का ग्राफ जब आएगा, तो मीन मीडियन मोड बिल्कुल एक पॉइंट पे आएगा, बिल्कुल एक पॉइंट पे आएगा बीच में, ठीक है। तो ये मीन, तो ये सेंट्रल टेंडेंसी, इसको बीच में आने का हम बोल रहे हैं। उसी तरह अगर हम दूसरे तरह का डेटा लें, मान लीजिए 5.5 से छोटे बच्चे ज्यादा है, तो क्या होगा, एवरेज ऑब्वियसली 5.5 से नीचे पीछे चला जाएगा, तो ये जो एवरेज होगा, मोड ज्यादा बढ़ जाएगा, मीन जो है आपका एवरेज तो रहेगा वहां पर ही, मीडियन भी आपका थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन मोड क्यों, क्योंकि मोड कम हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ बच्चे जो ज्यादा है छोटे हाइट के। ओके, तो ये मीन मीडियन मोड पे फर्क पड़ता है। तो ये, लेकिन मेरे अभी मीन मीडियन मोड बताना नहीं चाह रहे थे, हम सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि ये सेंट्रल टेंडेंसी के तीनों चीज है, मीन मीडियन मोड, ये आपको मेजरमेंट्स है सेंट्रल टेंडेंसी के, मतलब बीच का वैल्यू बताने के लिए, है ना। ओके, उसी तरह अगर हम देखें, एक था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरा होता है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी क्या होता है, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी बोलते हैं कि आपके पॉपुलेशन में कितना वेरिएशन है, कितना वेरिएशन है, मतलब कहां से कहां तक है, या कितना फैलाव है, या एक पर्टिकुलर इस पे कितना लोग हैं, तो वो कहलाता है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। तो इसको कैसे बोलते हैं, इनके लिए जैसे एक रेंज हो गया, रेंज अगर देखें हम लोग, तो क्या बोलते हैं, रेंज होता है ना, रेंज आप किसी चीज के लिए रेंज का टर्म लेते हो ना, तो एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट पॉइंट के बीच की जितनी भी दूरी होती है, उनको बोलते हैं हम लोग रेंज। रेंज है, अगर हम आप एक क्लास में एज का रेंज मान लें, तो जो सबसे छोटा एज का बच्चा होगा और जो सबसे बड़ा एज का बच्चा होगा, उन दोनों के एज को हम घटा देंगे, तो वो रेंज कहलाएगा, ठीक है, आगे हम बताएंगे, सब आएगा तो फिर, तो रेंज कहलाएगा ये। तो ये रेंज आपको बताएगा ना कि फैलाव कितना दूर तक है आपके इस क्लास में एज का होगा। उसी तरह होता है वेरिएंस। वेरिएंस क्या हो गया कि जैसे आपका जो हाइट, मान लीजिए क्लास का जो हाइट है वो कितना वैरी कर रहा है ऊपर नीचे, जैसे अगर मान लीजिए आपके क्लास में चले जाएं, तो एक पर्टिकुलर जो एवरेज है, एवरेज एज या हाइट है, वो लगभग ज्यादा वैरी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप खेलने के लिए ग्राउंड में चले जाए, तो वहां पर सब तरह के बच्चे आएंगे, कुछ दूसरे क्लास के भी बच्चे आएंगे, ठीक है, तो वहां हाइट वैरी कर सकता है बहुत ज्यादा। तो ये कहलाता है वेरिएबिलिटी, कि कितना ज्यादा वेरिएशन है एवरेज या मतलब जो आपको मिड वैल्यू से, ठीक है, तो ये कहलाता है वेरिएबिलिटी। उसी तरह डिस्पर्सन देखा जाए, तो डिस्पर्सन बोला जाता है कि डेटा कितना डिस्पर्स है, मतलब कौन इस पे, जैसे देखिए ये ग्राफ है, इसमें मान लीजिए हमने 2 साल का डेटा लिया, 2000 का 2015 का। 2015 में क्या है ना, सारे के सारे बच्चों का ज्यादातर जो है रेंज भी कम है। क्यों रेंज कम क्यों बोल रहे हैं,
कि रेंज इसलिए कम बोले, देखिए ये समझिए 28 के बाद ये 30 के मतलब 35 के आसपास है, और ये 64 70 के आसपास है ना, तो 70 से लेके आपको कितना 30, तो इसका रेंज कम आ रहा है। इधर दूसरा वाला रेंज जो है 2015 वाला, इसका फैलाव ज्यादा है, फैलाव ज्यादा है ना, इससे मतलब रेंज भी ज्यादा है, तो इसका जो डिस्पर्सन आपको ज्यादा हो रहा है, क्योंकि डिस्पर्स हो गया, आपका पूरा डेटा डिस्पर्स हो गया। लेकिन 2000 वाले में सारे के सारे एक जगह पर जाने का कोशिश कर रहा है, तो वहां डिस्पर्सन कम है। डिस्पर्सन मतलब फैलाव होता है ना ऐसे, तो डिस्पर्स आपको 2000 वाला डेटा सारा का सारा, सारे के सारे लोग या सारे के सारे आपके पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं एक तरफ आने का कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर फैलाव कम है, तो डिस्पर्सन कम है। लेकिन वही 2015 वाले डेटा में अगर जाके देखो तो उसका फैलाव ज्यादा है, तो डिस्पर्सन ज्यादा है ना, डिस्पर्स हो गया, वो पूरा डेटा का डिस्पर्स हो गया, फैल गया। तो जो जिसका डिस्पर्सन कम होता है वो उतना अच्छा डेटा बोला जाता है उसको। तो डिस्पर्सन जो है सेट ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स मीन, मीन से कितना आपको वेरी कर रहा है, कितना दूर फैल रहा है, तो डेटा जो है इसके मीन से, वेरिएंस का भी बता दिया अब आपको, रेंज आप समझ गए होंगे। तो ये तीनों चीज आते हैं वेरिएबिलिटी में, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी में आपको मीन मीडियन मोड आ गया था एवरेज के टाइप से, जो बीच का वैल्यू बताने की कोशिश करता था, और वेरिएबिलिटी क्या है, वो फैलाव बता रहा है, वो एक चीज नहीं, इतना डेटा फैला हुआ है, ओके। तो ये अगर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, तो अगर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप करो तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है इन्फरेंशियल में। तो डिस्क्रिप्टिव में दो तरह के बताया आपको, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब बीच का वैल्यू बताने की कोशिश करेगा, हाँ, तो ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड आ जाता है। और यही है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, आपका डेटा कितना वेरिएशन है आपके डेटा में, है ना। तो वेरिएशन अगर हम क्लासरूम में लेते हैं एज का, तो सारे बच्चे एक तरफ आ जाएंगे, एक जैसे आ जाएंगे। लेकिन अगर हम पूरे यूनिवर्सिटी के लोगों का एज लेने लग जाए, तो इसमें आपको 60 साल के टीचर्स भी आएंगे, और जो सबसे छोटा बच्चा होगा जो मान लो पॉलिटेक्निक वगैरह में, उसका भी एज आएगा, तो वो वहां फैल गया ना। तो इस तरह से उसका वेरिएशन ज्यादा होगा उसमें, और अगर एक पर्टिकुलर इसमें जाएंगे तो वहां वेरिएशन कम होगा। इसमें आ जाता है आपको रेंज, डिस्पर्सन और वेरिएबिलिटी, ओके। उसी तरह का हम देखें इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है, इन्फ्रेंस निकालता है, प्रेडिक्ट, इन्फ्रेंस करेगा, निकालेगा, प्रेडिक्ट करेगा कि कौन चीज अच्छा है, ओके। बेस्ड ऑन ए सैंपल ऑफ डेटा, एक पॉपुलेशन से सैंपल ले लिए हम, उसको एनालिसिस करें, और हम बताएंगे कि ये इसमें से कुछ, जैसे मान लो हमने नाइट्रोजन के 2-3 ट्रीटमेंट रखे, ठीक है, नाइट्रोजन के ट्रीटमेंट रखे, तो बोले कि ये ट्रीटमेंट ज्यादा अच्छा है, तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन अलग अलग पॉपुलेशन बनाएंगे धान का या क्रॉप का, उसमें नाइट्रोजन डालेंगे, फिर उसका हम सारी चीज कैलकुलेट करते रहेंगे, फिर हम जाके इन्फ्रेंस निकालेंगे कि हाँ ये नाइट्रोजन देने से हमें यील्ड ज्यादा अच्छा आ रहा है, ग्रोथ ज्यादा अच्छा आ रहा है। तो उसके लिए अलग अलग कैलकुलेशन, अलग अलग तरीके होते हैं, स्टैटिस्टिक्स होते हैं, वो कौन कौन चीज आते हैं हम देखेंगे। तो इन्फ्रेंस निकालते हैं हम, ठीक है, पर्टिकुलर हम जो है वैल्यू नहीं बता, डिस्क्राइब नहीं कर रहे, हम इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं, ये चीज करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, तो वो आ जाता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। It generalizes a large data set and applies probabilities to draw a conclusion। इसमें क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन, लार्ज डेटा होता है, उसके बाद उनको हम कैलकुलेशन करते हैं, तब प्रोबेबिलिटी उस पर अप्लाई करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी इसलिए अप्लाई करते हैं, तब पता चलेगा ना कि कौन वाला ज्यादा अच्छा है। प्रोबेबिलिटी अप्लाई करके तब कंक्लूजन पे जाते हैं कि ये चीज ज्यादा अच्छा है हमारे लिए, ओके। इट इज सिंपली यूज्ड फॉर एक्सप्लेनिंग मीनिंग ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैट का मीनिंग, मान लीजिए हमने आपके और आपके जूनियर केस में अच्छे बच्चों को, मतलब वो परसेंट निकालने की कोशिश कर दिया कि कितना परसेंट आया है आपको मार्क्स एक क्लास में, कितना परसेंट एवरेज उनका आया है, ठीक है। मान लीजिए एक को आया 55%, एक को आया 56%। मान लीजिए आपको बैच को 56% है, आपके जूनियर्स को 55% आया है, तो क्या आप ज्यादा अच्छे हो? नहीं, 1% हम नहीं बता सकते कि वेरिएशन कितना ज्यादा है। तो उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करने के लिए, तो हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स वाला, वो प्रोबेबिलिटी वाला और कैलकुलेशन करते हैं, तब बताएंगे ये जो वेरिएशन है सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट मतलब सही है या नहीं है, ठीक है। तो वहां सिग्निफिकेंट भी होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होने से हम नहीं बोल देंगे कि ये ज्यादा अच्छा है, वहां स्टैटिस्टिकल एनालिसिस फिर करना होता है, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है।
इट इज सिंपली यूज्ड टू एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट रिजल्ट एंड ड्रॉ कंक्लूजन। तो ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम लोग वहां से एनालिसिस करते थे, एनालिसिस करें, डेटा बता दिए ये है, लेकिन यहाँ एनालिसिस करेंगे, उसके बाद इंटरप्रेट करेंगे उस रिजल्ट को कि ये जो डिफरेंस आ रहा है क्यों आ रहा है, सही आ रहा है या फिर ऐसे मतलब आ गया, ठीक है, और ड्रॉ कंक्लूजन, उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। ओके, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज मेनली रिलेटेड एंड एसोसिएटेड विद हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो क्या होता है ना, हम एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं तो उसको टेस्ट करते हैं। हाइपोथेसिस क्या बनाए, मान लीजिए हमने आपको नाइट्रोजन का ट्रीटमेंट देने से, जितना ज्यादा नाइट्रोजन का ट्रीटमेंट देंगे उतना ज्यादा अच्छा यील्ड मिलेगा क्रॉप में, ये हमने अपना एक रेफरेंस हाइपोथेसिस बना लिया। अब इसको हम टेस्ट करेंगे तो हम अलग अलग डोज देंगे नाइट्रोजन का, फिर देखेंगे किस डोज पे हो सकता है बीच वाला डोज आ गया, ज्यादा देने से भी नुकसान होता है, कम देने से भी नुकसान हो जाए। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे और हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे और बताएंगे कि हमारा हाइपोथेसिस सही था या गलत था, गलत था तो क्यों था, सही है तो ठीक है, ओके, और सही है तो कैसे सही है, क्यों सही है, क्या कारण है उसका। तो ये नल हाइपोथेसिस हमने बना लिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ तो रिजेक्ट हो गया नल हाइपोथेसिस। वो हम आगे डिस्कस करेंगे आपको नल हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज टाइप ऑफ इन्फ्रेंशियल प्रोसीजर। हम बताते हैं इन्फ्रेंस निकालने के लिए हाइपोथेसिस किए ना, कि हमारा जो कंसेप्ट है, हमने हाइपोथेसिस जो बनाया वो सही है या नहीं है। प्रोसीजर दैट टेक्स हेल्प ऑफ सैंपल डेटा। हमने अब लार्ज पॉपुलेशन को स्टडी करना तो मुश्किल है, तो हम सैंपल से डेटा लेते हैं, उसके वैल्यूएशन असेसमेंट करते हैं कि उससे क्रेडिबिलिटी डेटा का, कि डेटा जो हमने लिया है सैंपल का वो सही है या नहीं है, तो उसको एवेल्यूएट एंड एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के बाद हम उसके बाद हाइपोथेसिस देंगे उस पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आर जनरली यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इज बिटवीन सैंपल, मतलब सैंपल के हिसाब से आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन पूरे पॉपुलेशन का ड्रॉ करना मुश्किल होता है, तो हम लोग रैंडम सैंपल लेते हैं इसमें, ओके। सर दिख नहीं रहा है। क्या नहीं दिख रहा है बेटा? सर नीचे वाला नहीं दिख रहा था। नहीं दिख रहा था मतलब कैसे, क्यों नहीं दिख रहा था? वो आधा मीनिंग है ना, आधा नीचे आ गया था, इसीलिए नहीं दिख रहा था। बैक करें? हाँ, ये नहीं दिख रहा है? नहीं सर अभी कुछ नहीं दिख रहा है, यही प्लेन है बस। वीडियो में देख लेना, लिख लेना, इसको समझा तो दिए ना। इन्फ्रेंशियल और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इज बिटवीन सैंपल के बीच का रिलेशनशिप कितना अच्छा है, ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, है ना। आपको रिजल्ट करते हैं, आप वो वीडियो में देख लेना फिर, नहीं तो अगर आएगा तो, ठीक है। अब देखिए इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में और भी अगर पॉइंट देखना है तो, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्टेप्स। बहुत तरीके से, मतलब अलग अलग स्टेप होते हैं। अगर हम मीन मीडियन मोड है तो सीधे हम डेटा लेते हैं, अगर हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है तो डेटा लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं, बता देते हैं। लेकिन इन्फ्रेंशियल है, आपको प्रेडिक्शन भी करना होगा आगे एनालिसिस करके, तो उसको हम लोग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे आपको स्टेप्स होंगे, तो इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे क्या, ऑब्टेन एंड स्टार्ट विद ए थ्योरी। आप अपना एक थ्योरी बनाइए कि हम टेस्ट कर रहे हैं तो क्या चीज है। थ्योरी मान लीजिए कुत्ता है, हम बोलेंगे छोटा कुत्ता कम खाना खाता है, बड़ा कुत्ता ज्यादा खाना खाता है, ठीक है। तो एक थ्योरी बनाएं, उसके बाद हम एक रिसर्च हाइपोथेसिस बनाएंगे कि हम कुत्तों को, दोनों तरह के कुत्ते को खाना खिला के देखेंगे, ठीक है। फिर ऑपरेशनलाइज और वेरिएबल्स। अब वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल अगर देखना है तो उसको हम वेरिएबल का यूज करेंगे। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता है कोई भी चीज जो चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, द थिंग्स दैट आर चेंजिंग इन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड वेरिएबल्स। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनमें हम अगर चीजों को, जो चीज को चेंज कर रहे हैं, तो वो कहलाता है वेरिएबल। मान लीजिए हम बोले कि बड़ा कुत्ता ज्यादा खाना खाता है, छोटा कुत्ता कम खाना खाता है, तो हमारे लिए अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल है, खाने देंगे कुत्ते को, तो कुत्ते को खाने का अमाउंट वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। कुत्ते का अलग अलग एज वेरिएबल हो सकता है, कुत्ते को खाना देने का टाइम अलग अलग हो सकता है, तो ये सब चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। 10 मिनट में खत्म हो जाएगा।
ठीक है। वेरिएबल कोई भी फैक्टर, ट्रेट या कंडीशन हो सकता है, ठीक है। दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरिंग अमाउंट ऑफ टाइप, बहुत सारे अलग अलग टाइप हो सकते हैं। तो अगर हम देखें वेरिएबल 3 तरह के होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, तीसरा होता है कंट्रोल्ड वेरिएबल। अगर हम पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है is one that is changed by the scientist। आप रिसर्च कर रहे हो, जो साइंटिस्ट, बेटा म्यूट करो अपना, जो साइंटिस्ट है जो वेरिएबल को चेंज कर रहा है, जो वेरिएबल साइंटिस्ट के द्वारा चेंज किया जा रहा है, वो कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, क्या है कि वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ साइंटिस्ट अपने हिसाब से। तो सारे के सारे रिसर्च में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, क्योंकि एक को जैसे आप चेंज करोगे बाकी अपने आप वो चेंज होगा या कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है, ठीक है। तो क्यों एक होता है? तो इफ यू चेंज मोर देन वन वेरिएबल इट वुड बी हार्ड टू फिगर आउट व्हिच चेंज इज कॉजिंग योर, तो इसमें क्या है ना, आपने एक वेरिएबल चेंज किया, आपने एक साथ दो वेरिएबल चेंज कर दिया अपने रिसर्च में, तो क्या होगा, वहां पर दिक्कत होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस वेरिएबल के कारण वो चेंज हो रहा है, ठीक है। मान लो जो आपने कुत्ते को खाना, आपका कंसेप्ट है बड़ा कुत्ता ज्यादा खाना खाता है, छोटा कुत्ता कम खाना खाता है, ठीक है, ये कंसेप्ट है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, सुबह तो हम तो खाने देंगे, लेकिन दो कुत्ते ले लिए अलग अलग एज के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक कुत्ते को सुबह, जो छोटा कुत्ता को सुबह में खाना देंगे जिस समय उसको बहुत भूख लगा हुआ रहता है, बड़े कुत्ते को दिन में खाना, बाद में खाना, ऐसा समय देंगे खाना जिस समय उसको कम भूख लगा तो कम खाएगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना हो जाएगा कि जो है हम बड़ा कुत्ता कम खाना खाता है। तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल ले लिया ना, एक तो हमने कुत्ते का साइज जो है वेरिएशन किया था अपने रिसर्च के हिसाब से, बड़ा कुत्ता छोटा कुत्ता लिया, लेकिन हमने टाइम भी चेंज कर दिया। तो टाइम हमें चेंज नहीं करना चाहिए था, इससे हमें कंफ्यूजन हो गया। तो अब टाइम के कारण वो वेरिएशन आया कि कुत्ते के साइज के कारण वेरिएशन आया, तो हमें पता नहीं चलेगा। तो हमें सिर्फ एक ही वेरिएशन एक इसमें लेना होगा। तो जो दूसरा वेरिएशन होगा, ठीक है, ओके, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो से द डिपेंडेंट वेरिएबल द साइंटिस्ट फोकसेस ऑन ऑब्जर्वेशन टू सी हाउ दे रिस्पोंड टू द चेंज मेड। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो साइंटिस्ट देखना चाहता है कि वो कैसे हमारे ट्रीटमेंट के हिसाब से या हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करने के हिसाब से चेंज होता है। तो हमारा क्या था, कुत्ते का खाना खाना, ठीक है, वो हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, हमने कुत्ते का साइज चेंज किया था, वो डिपेंडेंट वेरिएबल था, लेकिन कुत्ता कितना खा रहा है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पहले इस पे, ठीक है। तो हमें और किसी चीज को टाइम नहीं चेंज नहीं करना है, सिर्फ बाकी सब चीज को कांस्टेंट रखना होगा। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, कुत्ता कितना खाना खा रहा है, ये हम नहीं चेंज कर सकते, साइंटिस्ट नहीं चेंज कर सकता है इसको। सिर्फ साइंटिस्ट को एक चेंज कर, टाइम भी चेंज कर देगा। तो टाइम क्या हो जाता है, एक आपको दो वेरिएबल एक साथ चेंज नहीं कर सकते। अगर टाइम चेंज करें तो कुत्ते का साइज सेम रखना पड़ेगा, है ना। अगर कुत्ते का साइज भी फर्क चेंज कर रहे हैं और टाइम भी चेंज कर रहे हैं खाना खिलाने, दो वेरिएबल हो जाए तो हमें पता ही नहीं चलेगा कुत्ता किसके कारण रिजल्ट आ रहा है, टाइम चेंज करने के कारण या कुत्ते का साइज चेंज करने के कारण। तो खैर एनी हाउ, तो कुत्ता खाना कितना खा रहा है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो हमारे पहले वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट है कि कैसे वो चेंज करेगा, ओके। उसी तरह अगर हम तीसरा देखें कंट्रोल्ड वेरिएबल, कंट्रोल्ड वेरिएबल में अगर हम जाए तो आर क्वांटिटीज द साइंटिस्ट वांट टू रिमेन कांस्टेंट। कुछ चीजों को साइंटिस्ट को हमेशा कांस्टेंट रखना पड़ता है अपने रिसर्च में, कि उससे हमारे रिजल्ट पे, जैसे हमने बताया ना कि कुत्ते का साइज हमने अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, कितना खाना खा रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि हम उस पहले वेरिएबल पे, बाकी वेरिएबल टाइम, खाना खिलाने का टाइम, ठीक है, और बाकी जितना भी चीजें और हो सकता है, क्वालिटी ऑफ फूड, मान लो एक कुत्ते को दूसरे तरह खाना दे रहे हैं, दूसरे को उसके पसंदीदा दे रहे हैं, दूसरे उसका पसंदीदा नहीं दे रहे हैं तो कम खाएगा, तो ये भी चीज को नहीं रखना है। तो ये सब चीज को वो कांस्टेंट रखना है, एक जैसा खाना देना है, एक टाइम पे देना है, ठीक है, कैसा वो पसंद करते हैं, वो दोनों को उनके पसंद के हिसाब से दो, दोनों एक चीज को जो पसंद करे वैसा दो खाना, एक ही खाना, अलग अलग खाना भी नहीं, ठीक है। हो सकता है एक को ज्यादा टेस्टी लगे, को कम टेस्टी लगे। तो ये सब चीज होता है कांस्टेंट रखना है, मतलब जो चेंज नहीं करे। तो ऐसे खाने, ऐसा जो है वेरिएबल जो चेंज नहीं करे हमारे रिसर्च में, ठीक है, तो वो कहलाता है आपको कांस्टेंट वेरिएबल, ओके।
तो अब ये हो गया हमारे, समझ गए आप लोग कांस्टेंट वेरिएबल किसको बोलते हैं। वेरिएबल क्या, जो हम रिसर्च में जो चेंज करते हैं वो वेरिएबल जो चेंज होता है। अब हम जिसको चेंज कर सकते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, जिसको हम चेंज, जो हमारे पहले चेंज के कारण जिसमें चेंज आएगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और जिसको हमें चेंज नहीं करना चाहिए रिसर्च में वो कहलाता है कंट्रोल्ड वेरिएबल। ठीक है, उसी तरह ये हमारा वेरिएबल का यूज करेंगे हम अपने रिसर्च में। फिर उसके बाद फाइंड आउट पॉपुलेशन टू विच वी कैन अप्लाई स्टडी मटेरियल, फिर हम अपना स्टडी किस पे करना है वो पॉपुलेशन अपना ये करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। जनरेट और फॉरम में नल हाइपोथेसिस, उसके बाद हम अपना नल हाइपोथेसिस बनाएंगे, ऐसा करने से ऐसा होगा। कलेक्ट और गैदर सैंपल ऑफ चिल्ड्रन, फिर उसके बाद हम सैंपल कलेक्शन करेंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे, उसके बाद परफॉर्म करेंगे स्टैटिस्टिकल टेस्ट। ठीक है, ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट हम करेंगे, उसके बाद हम अपना कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो ये स्टेप्स होते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के। ओके, तो अगर टाइप्स ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स तो ये अब कौन कौन से तरह के स्टैटिस्टिकल ये हमें पढ़ना होगा। ये सब टेस्ट होते हैं, ये सब टेस्ट होते हैं जो हम कर सकते हैं अपने सैंपल पे इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, टी टेस्ट है या वन सैंपल टेस्ट, वन सैंपल हाइपोथेसिस टेस्ट, कॉन्फिडेंस इंटरवल, कंटीजेंसी टेबल और काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स, टी टेस्ट, एनोवा। ठीक है, पियर्सन कोरिलेशन, ये सब डिफरेंट नाम है, स्टैटिस्टिक्स के नाम है टेस्ट के। ठीक है, ये सब जैसे हमें मीन मीडियन मोड आया था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, यहाँ पर ये सब है। बायवेरिएट रिग्रेशन, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन, इनमें से कुछ आप लोगों को पढ़ना है, जो पढ़ना है हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे उसको एक एक करके। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हैं। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। हेलो, हेलो बेटा, 3 यस मिनट सर। कुछ पूछना है तो पूछ लो। पूछना है किसी को? सर, जो ये न्यूज चैनल वाले ये जब ये चुनाव होता है तो वो एक एग्जिट पोल निकालते हैं। हाँ, वो होता है ना कि मतलब वो निकालते हैं कि ये इतना सीट इसको जाता है हो और वही ये चुनाव जीतेगा, पर ऐसा नहीं होता है। देखो वो बेटा, एग्जिट पोल वो हाँ वही तो है। यहाँ पर कल मैंने डिस्कस किया था ना आपको एग्जिट पोल। आपको एग्जिट पोल क्या होता है कि वो एक, मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट बताना है उसको, है ना, कि कौन है। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए 10 लाख लोग हैं, मान लो, ठीक है। तो चैनल वाले एक दिन में जाके 10 लाख लोगों से पूछ तो नहीं ना लेगा कि आप किसको वोट दिए हैं। तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा आपका डिस्ट्रिक्ट जो है पूरा का पूरा एक पॉपुलेशन हो गया। क्या हो गया? एक पॉपुलेशन हो गया। लेकिन सारे पॉपुलेशन का तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, उनमें से वो कुछ लोगों को निकालेगा, चुनेगा कि हम इन लोगों से पूछेंगे, इस तरह के लोगों से पूछेंगे। तो उन लोगों से पूछना, तो वो जो कुछ लोग होंगे वो कहलाएगा सैंपल। ठीक है, अब वो सैंपल से वो पूछेंगे कि भैया आपने किसको वोट दिया। फिर वहां से वो अपना पूछेंगे, बताएंगे कि हमने इसको दिया। तो वो अपना कैलकुलेट करके बताएंगे, अच्छा इस डिस्ट्रिक्ट में इस पार्टी को इतना वोट परसेंट आ रहा है, इस पार्टी को इतना परसेंट आ रहा है, इस पार्टी को, मेरे सैंपल के हिसाब से। अब हम सैंपल कहां से ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है ना। हम जाके सैंपल एक मोहल्ले से पर्टिकुलर ले लिए, और वो मोहल्ला किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए पूरा बायस्ड है कि हम उसी को वोट देंगे। बाकी मोहल्ले सब एक है कि हम नहीं देंगे उसको। लेकिन हमने जिस मोहल्ले में जाके पूछा वो मेरे सैंपल हो गया, तो वो तो बायस्ड सैंपल हो गया ना। हमें रैंडमली हर मोहल्ले से कुछ कुछ लोगों को लेना चाहिए था, है ना। यस सर। हाँ, तो इसलिए वहां पर रिजल्ट का वेरिएशन होता है, समझे? यस सर। समझ में आया आपको? और इसमें पॉपुलेशन और ये भी समझ में आ गया होगा, सैंपल भी। यस सर। और कुछ पूछना है किसी को? 1 मिनट में बंद हो जाएगा अपने अपने क्लास, ठीक है। पूछना नहीं है किसी को? चलो ठीक है, अब हम लोग मंडे को नहीं ट्यूसडे को मैं आपको बताऊंगा डेटा के बारे में बताएंगे, है ना। सर इसके बाद कौन सा क्लास होगा? सेकंड हाफ में क्लास होगा बेटा आपका। वो कंप्यूटर वाले सर आएंगे तो मैं बता दूंगा, आपको व्हाट्सएप कर दूंगा ये, अगर आते हैं सर तो, ठीक है।